Students, welcome back to my channel Molecule Mentor. So in this video now we will study the temperature dependence of the rate of a reactions. Means rate of the reaction जो है वो टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है. सो इस टॉपिक को हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस वीडियो में. सो द इंक्रीजिंग टेम्परेचर दैट इंक्रीजेज द रेट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शंस इन जनरल, ठीक है. जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट जो है रिएक्शन का हमेशा इंक्रीज होता है मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस. सो अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन का रेट जो है वो डिक्रीज़ होता है. सो इस चीज़ को हम अच्छे से समझ सकते हैं बाय टेकिंग दिस एग्जांपल. लाइक फॉर एग्जांपल इन द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5. अगर हम डिकम्पोजिशन स्टडी कर रहे हैं N2O5 की, सो अगर और इस डिकम्पोजिशन को हम स्टडी करते हैं एट 50 डिग्री सेल्सियस पे. सो 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 12 मिनट्स लगते हैं when half of its original amount that undergo decomposition. Means at 50 degree temperature, when the temperature is 50 degree, ठीक है, it takes 12 minutes to reduce the concentration half ऑफ इट्स ओरिजिनल कंसनट्रेशन. की 12 मिनट्स में इसकी जितनी भी कंसनट्रेशन लेंगे. और यू कैन से सिंपली यू कैन से नाउ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द हाफ लाइफ टाइम. तो उसका हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट जो है दैट इज़ लेफ्ट आफ्टर 12 मिनट्स. तो 12 मिनट्स लगते हैं. इसी रिएक्शन को अगर हम 50 डिग्री की बजाय करते हैं 25 डिग्री पे, तो अमाउंट जो है उसका हाफ होने में कितना टाइम लगेगा. दैट टेक्स 5 आवर्स, ठीक है. सो यू कैन इमेजिन कि यहाँ 12 मिनट्स लग रहे हैं 50 डिग्री पे और 5 घंटे लग रहे हैं 25 डिग्री पे, ठीक है. एंड इफ़ दिस रिएक्शन दैट इफ़ वी यूज टू कैरी आउट एट 0 डिग्री, सो इट टेक्स अबाउट 10 days. So this is just the example to make you understand that how the increase in temperature that affects the rate of a reaction, ठीक है. So for a chemical reaction, rise in temperature by 10 degree. अगर हम केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री राइज करते हैं, द रेट कांस्टेंट इज़ नियरली डबल. सो इट इज़ कॉल्ड द टेम्परेचर कोफिशिएंट. सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है. फॉर एनी केमिकल रिएक्शन द राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री दैट इंक्रीजेज द रेट ऑफ द, और यू कैन से दैट इंक्रीजेज द रेट कांस्टेंट नियरली by 2, ठीक है. और यू कैन से इट बिकम्स डबल. सो इट इज़ कॉल्ड द टेम्परेचर कोफिशिएंट. सो टेम्परेचर कोफिशिएंट को और अच्छे से डिफाइन करते हैं. इनकेस आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट को डिफाइन करना आता है या इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप इससे समझ सकते हो. सो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, it is defined as the ratio of a specific reaction rate of a reaction at two different temperatures, but they should differ from each other by 10 डिग्री. क्योंकि हम 10 डिग्री राइज का ही हमने यहाँ पर पॉइंट में स्टडी किया था. सो here we are taking the ratio of the rate constants, but at different temperatures they should differ from each other by 10 डिग्री सेल्सियस. सो इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ठीक है. सो दिस इज़ द डेफिनेशन दैट हाउ कैन वी डिफाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट. सो नेक्स्ट देखते हैं the temperature dependence of the rate of reaction that can be accurately explained by Arrhenius. अब टेम्परेचर के ऊपर जो है रेट डिपेंड करता है. सो रिलेटेड टू दिस, और इन दोनों चीज़ों को रिलेट करती है आर्हेनियस इक्वेशन. सो दिस इज़ द आर्हेनियस इक्वेशन. ये आप अच्छे से याद रखेंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. दैट इज़ K इज इक्वल टू A e raised to the power EA, means this is activation energy upon RT. This is gas constant, this is temperature, and A is known as the Arrhenius factor. इसको और स्पेसिफाई करेंगे थोड़ा. A is also known as Arrhenius factor, और you can say frequency factor for binary collisions, ठीक है. It is also called pre-exponential factor, and its nature is that it is a constant
Obviously this is Arrhenius constant and it is specific for a particular reaction. So all these things they are related to the Arrhenius factor A. ठीक है, so ये specify करता है, elaborate करता है और उसके nature को बताता है. ये सारे points मैं फिर से एक बार repeat कर देती हूँ. इसको हम Arrhenius factor भी कहते हैं, frequency factor for binary collisions also you can say, and also it is also known as pre-exponential factor and it is स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन. किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन को अगर हम स्टडी करेंगे तो उसके लिए ए की वैल्यू जो है वो स्पेसिफिक होगी, और अगर हम किसी दूसरी रिएक्शन के लिए उसको स्टडी करेंगे तो उसकी रिएक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू द उसकी जो वैल्यू है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर रिएक्शन. क्लियर? सो हियर अगेन ई इज द एक्टिवेशन एनर्जी. Now in this expression we are having A and this activation energy which is Arrhenius factor and this is activation energy. So दोनों टर्म्स को हम कलेक्टिवली Arrhenius पैरामीटर्स भी कह सकते हैं. ये कुछ पॉइंट्स जो है मैंने आपके लिए सॉर्ट आउट किए हैं. ठीक है, सो बोथ A एंड EA इन Arrhenius इक्वेशन दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड Arrhenius पैरामीटर. सो ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो. ठीक है, और यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हो. देन इंक्रीज इन द रेट ऑफ द रिएक्शन विथ टेम्परेचर that is brought about by the two or a combination of both the factors. हमने ऊपर स्टडी किया और जब ये लेक्चर में हमने प्रॉपरली, और यू कैन से दिस इज़ अ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, इसी के बारे में ही हम स्टडी कर रहे हैं इसमें. बट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर दैट देर इज़ अ इंक्रीज इन द रेट ऑफ ए रिएक्शन. सो इन टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो कैसे वेरी करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं देर इज़ इंक्रीज इन द कोलिजन फ्रीक्वेंसी. तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं उनका टेम्परेचर और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी. एंड इफ़ दे आर हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी दे आर मोर चांसेस दैट दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर. ठीक है, सो और ज़्यादा स्पीड से और ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, द कोलिजन फ्रीक्वेंसी दैट इंक्रीजेज. सो प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको अच्छे से बताया था व्हाट इज़ कोलिजन फ्रीक्वेंसी. फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ. सो दिस आर द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर. ठीक है, सो दिस इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी. ऑब्वियसली जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी सो मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, सो ज़्यादा एक चांसेस है कि वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करें. सो दैट इंक्रीजेज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी. ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज़ इफेक्टिव कोलिजन. नेक्स्ट फैक्टर जो है दैट काउंट्स for the increase in the rate of the reaction with increase in temperature, that is effective collision. So collision frequency चाहे increase हो रही है but जब तक effective collisions नहीं होंगी तो rate of the reaction जो है वो increase नहीं होगा. So for effective collisions the colliding molecules they must have threshold amount of energy. So that's why we have included EA which is activation energy in the expression. देन ये व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से समझाया है. ठीक है, सो यू कैन गो थ्रू ऑल द वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर. Now if the energy of the molecules you can say if it is less than this threshold values collisions will be ineffective. So ineffective यानी कि अगर molecules तो collide कर रहे हैं but उन molecules के पास जो है वो activation amount of energy नहीं है, उस energy से कम है. collision होगी but products will not be formed during that collision. So such collisions they are known as the ineffective collisions जिसमें product formation नहीं होती है. They are colliding but the products they do not give rise to the products you can say. So thus the energy of collisions we can say energy of collisions determines the possibility of a reaction. Is it clear? So the next point related to this is that all the molecules in the reacting species do not have same kinetic energy. So एक reaction mixture में we are having a number of molecules. We can't say that all the molecules they have a fixed amount of energy, and if we are increasing the temperature also then also we can't say that all the molecules they are gaining the same amount
amount of energy and they reach up to the fixed amount of energy. No. So all the molecules in the reacting species, they do not have the same kinetic energy, and this is very important point also. So since it is difficult to predict the behavior of any one molecule with precision, so सबके पास अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, सो एक एक मोलिक्यूल का बिहेवियर स्टडी करना दैट इज़ टू डिफ़िकल्ट. सो रिलेटेड टू दिस, सो बोल्ट्जमैन एंड क्लार्क मैक्सवेल जो है, दे यूज स्टैटिस्टिक्स to predict the behavior of a large number of molecules. So this is important. आगे हम इनकी कर्व स्टडी करेंगे, ठीक है. सो दे यूज स्टैटिस्टिक्स टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स. अब देखिए इन्होंने कैसे स्टडी किया बिहेवियर को मोलिक्यूल्स के, कि किसके पास कितनी एनर्जी है, विच फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स दे हैव व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी. So according to them, distribution of kinetic energy may be described by plotting the fraction of molecules. This is important. Plotting the fraction of molecules, जिसको हम Ne upon Nt से represent करते हैं, और we can say that this is the fraction of molecules with energy E with given kinetic energy versus kinetic energy. So this much fraction of molecules, they have particular amount of energy, or you can say when we will go through these plots, then you will understand this, ठीक है. and Nt is the total number of molecules, यानी कि total number of molecules हमारे पास Nt है, उसमें से Ne molecules के पास E amount of energy है. So this is the fraction of molecules with given kinetic energy E. Is it clear? So now next देखते हैं इनकी कर्व्स को, कैसे इन्होंने कर्व्स को स्टडी किया. सो पहले मैं आपको इसका ग्राफ बता देती हूँ. आई होप दिस इज़ विजिबल टू यू. सो सी, दिस इज़ द प्लॉट बिटवीन द फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स. देखो ये रेशो है Ne अपॉन Nt वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, से दोनों के बीच में जो है वो ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है. सो इसकी कर्व जो है, दिस इज़ द शेप ऑफ दिस कर्व. अब इसको, ये आपको विजिबल हो जाएगा, मैं थोड़ा इस तरफ कर देती हूँ. सो आप देखो, दिस इज़ द फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स. जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, द फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स विथ मोर एनर्जी दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो यहाँ से आप गेस कर सकते हो कि देखो फ्रैक्शन ऊपर की तरफ जा रही है कर्व. सो फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स दैट हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी दैट इंक्रीजेस, ठीक है. देन उसके बाद जो है और ज़्यादा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ इंक्रीज कर रही है, नाउ द फ्रैक्शन ऑफ molecules having more kinetic energy that decreases, ठीक है. तो हम इससे गेस कर सकते हैं कि at a particular temperature you can say or this much this is known as the most probable velocity. अब इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. अगर हम यहाँ इसको मार्क करते हैं एज अ E, ठीक है. सो दिस मच फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स, सो इतनी फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स जो कि इससे कम है, जब ये राइज कर गया था यहाँ पर, इनके पास जो है कम फ्रैक्शन के पास दे आर हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी विच यू कैन से द एक्टिवेशन अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो लेस फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स, दे हैव एनर्जी इक्वल टू दिस एक्टिवेशन एनर्जी. सो दिस इज़ द शेडेड एरिया. सो अब मैं आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट दिखा देती हूँ. इफ़ यू प्लॉट द एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है, और यू कैन से एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स इफ इट इज़ प्लॉटेड अगेंस्ट द कोरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स विद अ गिवन एनर्जी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही है ग्राफ ये प्लॉट किया हुआ, ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ कर्व दैट इज नोन एज मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टर्म, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. सो उसने स्टडी किया था मोलिक्यूल्स के बिहेवियर को. सो हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स दैट हैविंग what amount of energy, so that is plotted against the kinetic energy. Now see the next point related to this also, that is also very important, the fraction of molecules having very low. यहाँ देखो इस तरफ बहुत कम एनर्जी है तो फ्रैक्शन भी डाउन है, वेरी लो एंड वेरी हाई. सो
यहाँ पर देखें तो काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई जा रही है और फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स जो है वो भी कम हो रही है. सो इसको सॉर्ट आउट करके, इसको सम अप करके वी कैन से दैट फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स हैविंग वेरी लो एंड वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ वेरी स्मॉल. देखो फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स यहाँ बहुत स्मॉल है, ठीक है. यहाँ अगर यहाँ से यहाँ करें तो यहाँ बहुत कम है, तब भी फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स कम है. बहुत हाई एनर्जी पे भी फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल की कर्व जो है वो नीचे की तरफ है. Then most of the molecules which have intermediate kinetic energy, ठीक है. सो यहाँ देखो ये मैक्सिमा है कर्व का और यहाँ ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ टच हो रही है. सो मैक्सिमम ऑफ द मोलिक्यूल्स वी कैन से दे हैव इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ शोन बाय द पीक ऑफ द ग्राफ. सो यहाँ देखो मैक्सिमम फ्रैक्शन है और ये काइनेटिक एनर्जी है दैट इज समवेयर इंटरमीडिएट, ठीक है, बिटवीन द टू हाई एंड द टू लो काइनेटिक एनर्जी. सो मैक्सिमम फ्रैक्शन के पास एक एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है. दिस इज नोन एज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. सो दिस मैक्सिमा दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी which is the kinetic energy of maximum fraction of molecules. इज़ इट क्लियर? आई होप ये ग्राफ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है. अब नेक्स्ट देखें. अब हम ये जो ग्राफ है ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, ठीक है. जो जिस भी टेम्परेचर पे ये ग्राफ है उससे हमने सेम रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री इंक्रीज़ कर दिया, ठीक. अगर हम 10 डिग्री इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस और यू कैन से व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द शेप ऑफ दिस कर्व. मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जीज पे क्या डिफरेंस आता है, अब इसको स्टडी करेंगे, ठीक है. सो दिस इज़ द ग्राफ दैट शोज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन. सो अगेन हम इसको दोबारा से देखते हैं. देखो ये जो कर्व है, सो दिस इज़ द कर्व जो हमने प्रीवियसली स्टडी की थी. एज सच ये एक टेम्परेचर टी पे है, ठीक है. ये टी पे कर्व आ रही है. अब इस कर्व को स्टडी करना आपको अच्छे से आ गया होगा, ठीक है. अब हम इसका टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री इंक्रीज़ कर रहे हैं, यानी कि T+10 हो गया, ठीक है. ज़्यादा टेम्परेचर हो गया. तो अब आप इसको देखो कि ये जो कर्व है वो थोड़ी सी इस डायरेक्शन में जा रही है, राइट हैंड की तरफ जा रही है, ठीक है. और यू कैन से किस तरफ जा रही है, वेयर द मोर काइनेटिक एनर्जी इज़ देयर. जो वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की इस तरफ बढ़ रही है और कर्व भी जो है वो इस तरफ डाइवर्ट हो गई है, ठीक है. सो द और यू कैन ऑल्सो गेस हियर कि शेडेड एरिया दैट इंक्रीजेज. जो यहाँ पर शेडेड एरिया था यहाँ आप कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों ग्राफ्स एक ही पेपर पे शो किए हैं. सो ये एरिया है और ये एरिया जो, सो ऑलमोस्ट दिस एरिया दैट इंक्रीजेज बाय 2 to 3 times. और यू कैन से अब the number of molecules having more kinetic energy, or you can say having kinetic energy more than or equal to activation amount of energy that increases, ठीक है. Then the fraction, or you can say fraction of sufficiently energetic molecules that increases 2 to 3 times and hence the rate of reaction increases. So क्योंकि अभी हमने प्रीवियस पॉइंट्स में देखा है कि जब तक फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल के पास एक्टिवेशन अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होगा तब तक जो है वो इफ़ेक्टिव कोलिजन्स नहीं होगी. और अब टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज़ करने पे द फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स दैट इंक्रीजेज हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द एक्टिवेशन और मोर देन एक्टिवेशन अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है. सो दीज वर द 2 ग्राफ्स कि हमने दोनों ग्राफ्स को कंपेयर करके देखा कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है. सो फर्दर देखते हैं इसको. फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इससे रिलेटेड हैं अगेन आर्हेनियस इक्वेशन से. सो द फ्रैक्शन ऑफ टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग आर्हेनियस इक्वेशन. अब जो भी मैंने इसके लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको आर्हेनियस इक्वेशन बताई थी, दिस इज द सेम इक्वेशन. सो उसको बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया है. सो ए यहाँ पर था तो हमने ये लिया K/A e⁻E/RT. नाउ व्हाट इज दिस फैक्टर, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन अमाउंट ऑफ एनर्जी. अगर हम इसकी रेशियो लेते हैं सो दिस बिकम्स द फ्रैक्शन ऑफ टोटल
reactant molecule that is equal to fraction of total reactant molecules having energy equal to or greater than activation amount of energy. So इस equation को simplify करते हैं, ठीक है. So this is the exponential form. Now अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें सो इट बिकम्स log e. सो नेचुरल लॉगरिथम है k अपॉन a, देन दिस साइड माइनस ई ए अपॉन आर टी. आप इसको log टू द बेस ई भी लिख सकते हो और एल एन की फॉर्म में भी लिख सकते हो. वन इज़ द सेम थिंग, ठीक है. अब हम नेचुरल लॉगरिथम को कन्वर्ट करते हैं टू द log बेस 10, देन दिस फैक्टर 2.303 दैट इज एडिड. सो 2.303 log k अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी. अब और सिंप्लीफाई करें इसको तो ये फैक्टर जो है हम इस तरफ ले आए. सो log k अपॉन माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी. सो k अपॉन ए अगर इस तरफ से log को रिमूव करेंगे तो यू विल बी गेटिंग एंटी log ऑफ माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी. सो अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया कि सो दैट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इन न्यूमेरिकल पर्पसेस दिस इक्वेशन इज़ वेरी यूजफुल. सो by using this Arrhenius equation, ठीक है, we can calculate the activation amount of energy. So I hope कि ये आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा that how the rate of the reaction that depends upon the temperature, or you can say the temperature dependence of the rate of a reaction. So that's all for this video.